जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हम लोग पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कांग्रेस का गठन। तो कांग्रेस का गठन एक फटाफट एक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या आखिर पीछे पढ़ा। ठीक, तो कांग्रेस का गठन हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस का गठन 1885 में होता है बंबई में। ठीक, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, यानी इसके बाद की बहुत सारी घटनाएं थी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, फिर कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक, उसके बाद में फिर गांधी जी का आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी वहां पर 2 जो भारतीय थे दक्षिण अफ्रीका में, उनका भेदभाव हो रहा था, वहां पर उनका शोषण हो रहा था। तो गांधी जी वहां पर दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीयों के लिए 2 मुख्य काम किए, जिसमें एक नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया, ये एक संगठन था। ठीक, और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन करवाया। ठीक, वहां पर किया। उसके बाद में गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। तो भारत में आने के पश्चात जो इनकी कीर्ति इतनी फैल चुकी थी कि भारत में आने के बाद में ये चंपारण में एक 3 कठिया पद्धति को लेकर विवाद था। चंपारण आंदोलन की 1917 में, जहां पर किसानों को अपने 1/3 भाग पर नील की खेती करना होता था। नील की खेती अपने 1/3 भूमि पर अनिवार्य था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन की 1918 में, खेड़ा में अकाल पड़ा हुआ था और उस समय अंग्रेज टैक्स ले रहे थे। और अंग्रेजों के यहाँ से कानून था कि जिस वर्ष अकाल पड़ेगा उस वर्ष टैक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स ले रहे थे। तो इसके लिए जो है गांधी जी ने उनको इस आंदोलन करके उनको बताया कि आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, और दोनों आंदोलन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, यहाँ पर 35% पे दोनों लोगों, यानी जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनमें और मजदूरों में, दोनों लोगों में 35% पर समझौता कराते हैं। ठीक, इसकी पूरी कहानी हम लोग पीछे क्लास में विस्तृत तरीके से जान लिया है। ठीक, उसके बाद में ये सारी घटनाएं घटित होने के बाद, यानी ये तीनों आंदोलन होने के पश्चात में 1919 में एक कानून पारित होता है, जिस कानून बनाता है सर सिडनी। ठीक, सर सिडनी नाम का एक अंग्रेज कानून बनाता है, सर सिडनी रॉलेट उसका नाम था। तो वो अपने ही नाम से एक कानून बनाता है, रॉलेट एक्ट। ठीक, ये लागू होता है 1919 में। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कहा जाता है कि ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। ठीक, इसे काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत शक के बिहार पर उसको 2 साल की कैद की सजा हो सकती है। अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि आदमी ठीक नहीं है, तो उसको किसी भी बिना किसी वारंट के उसको पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। तो इसलिए इसका विरोध किया गया, और विरोध ये कहकर किया गया कि ये काला कानून है। ठीक, जिसमें ना तो आप वकील रख सकते हैं, ना तो आप दलील दे सकते हैं, ना तो आप अपील कर सकते हैं कहीं भी। और इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और वही विरोध आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बनता है। ठीक, अब ये कानून लागू होता है 6 अप्रैल 1919 को। ठीक, 6 अप्रैल 1919 को लागू होता है, और इस कानून का विरोध करने के लिए लोग 10 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन होता है, और उस सभा के माध्यम से रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है। तो पुलिस आती है, और इस यानी भीड़ में, अब 10 अप्रैल 1919 की बैठक थी, उस बैठक में पुलिस चारों ओर से घेर के वहां पर बलपूर्वक उस सभा को हटाने का प्रयास करती है, जिसमें गोलियां भी चलवाती हैं। ठीक, इस भीड़ में अंग्रेज इसमें गोलियां भी चलाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ की जो जनता थी, जो यहाँ पर आंदोलन कर रही थी, वो गुस्साती है, और गुस्साने के पश्चात में सरकारी दफ्तरों में घुस के तोड़फोड़ मचाती है, बैंकों में तोड़फोड़ होता है, रेलवे में तोड़फोड़ मचाती है, और ऐसे करके सरकारी संपत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो इससे वहां पर विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को काबू करने के लिए यहाँ पर एक कानून लग जाता है, मार्शल लॉ। ठीक, मार्शल लॉ एक ऐसा कानून था जिसमें आप
घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक, रोड पे ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कानून लग गया कि आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अपने साथ हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब इस मार्शल लॉ का ज्ञान किसी को नहीं था, क्योंकि कागजों में कानून तो लागू हो गया लेकिन उसको बताया नहीं गया कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा है। और उसी के बाद यानी 10 अप्रैल को लागू हुआ और 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, ठीक, वैशाखी का दिन था। और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में, जो कि बैसाखी त्योहार की खरीदारी के लिए बहुत सारे लोग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, वो सारे के सारे लोग वहां पर गए हुए थे। लेकिन जब देखा बगल में ही, बाजार के बगल में ही बाग था, जलियांवाला बाग, तो उस बाग में देखा कि कांग्रेस का भाषण हो रहा है और वो भाषण रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था और पंजाब के 2 बड़े नेताओं को इसी रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको छुड़ाने के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध में कांग्रेस का भाषण हो रहा था जलियांवाले बाग में। अब जब भाषण हो रहा था तो महिलाएं जो कि कभी कभी बाजार जाती हैं और बच्चे, बूढ़े, उन लोगों ने कांग्रेस का नाम उस समय सुनते थे कि कांग्रेस नाम का एक संस्था है और उस संस्था बगल में अगर कहीं पर भाषण हो रहा हो तो सारे लोग सोचेंगे कि चलो देख लिया जाए कांग्रेस कैसा है। तो वहां पर बहुत सारे लोग उस बाग में जाते हैं कांग्रेस को देखने के लिए और इतने में मार्शल लॉ उस क्षेत्र में लगा होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि अंग्रेज यानी जनरल डायर आके उस बाग को पूरी तरीके से घेर लेता है, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और सैनिकों द्वारा उस भीड़ में, उस बाग में जितने भी लोग थे चारों ओर से घेरने के पश्चात अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है। गोली चलाने का आदेश देता है तो उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें घायल हो जाते हैं और बीच में कहते हैं कि एक कुआं था जलियांवाले बाग में, उस कुआं में गोली से बचने के लिए बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद जाते हैं और फिर उसके बाद में जो लोग घायल हो जाते हैं, यानी लगभग बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद में जनरल डायर के ऊपर एक, अब जनरल डायर ने इतनी बड़ी गलती की है तो जनरल डायर, अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड के पश्चात, ठीक, अभी ये चारों ओर से गोली चलाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो उसके बाद में विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जब जनता आक्रोश में आती है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लिया जाए और बदला लेने के लिए जनता आक्रोश में आती है, बहुत भयानक तरीके से जनता एकदम विद्रोह करने लगती है, अंग्रेजों को जहां मिलते हैं वहीं पीटते हैं। तो अंग्रेज भी इस विद्रोह को बहुत विनम्रता से दबाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा जो है वो बलपूर्वक इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं। वहां पर लोगों को कहते हैं कि तुम जो है रगड़ के चलो, जमीन में लेटते हुए चलो, यानी कि तुम कहीं भी जो है ये मत समझो कि हम जो है इस विद्रोह को खत्म कर लेंगे। यानी पूर्ण तरीके से बहुत ज्यादा उस समय अंग्रेज द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। किसी को ऊपर भी कोई भी शक होता था कि ये आदमी कुछ करने वाला है, उसको पकड़ के जबरदस्ती उसको कोड़े मारे जाते थे, उसको जमीन के बल ऐसे घसीटते हुए सिपाही मजबूर करते थे कि घसीटते हुए चलो। तो इसके लिए जब ये सारी घटना उस समय, कुछ समय के पश्चात घटना काबू में आ जाता है, उसके बाद में जनरल डायर के ऊपर एक कमेटी बैठती है कि इन्होंने क्यों ऐसा आदेश दिया गोली चलाने का, ठीक। तो वो कमेटी बैठती है जिस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी, ठीक। अब हंटर कमेटी बैठती है और हंटर कमेटी बैठने के पश्चात वहां पर जांच होता है कि डायर क्यों ऐसा किया। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में आती है और डायर को निर्दोष जो है कर दिया जाता है कि जनरल डायर जो है एक निर्दोष आदमी है, इन्होंने गलती से ऐसे गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें लगभग 4-5 हजार लोग मारे गए, ठीक। गलती से 4-5 हजार लोगों को मार सकते हैं। अब इसका विरोध कांग्रेस वालों ने बहुत भयानक तरीके से किया, कहा गलती से 3-4 हजार लोगों को मार सकते हैं, यानी अंग्रेजी आंकड़ा है 3-4 हजार लोग, सरकारी आंकड़ा, ठीक। अब उसके बाद में जो कांग्रेस ने कहा कि नहीं इसको हटाया जाए, इसका बहुत भयानक तरीके से विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में अंततः जो है हंटर कमेटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको मान्यता खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद में तत्कालीन युद्ध सचिव होते हैं जो
भारत के युद्ध सचिव होते हैं, वो सचिव एक कमेटी बनती है और उस कमेटी का फिर से दोबारा से डायर के ऊपर जांच कमेटी बैठती है और जांच कमेटी के दौरान डायर को दोषी करार दिया जाता है कि डायर ने गलती किया है, इनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इनकी सजा कैसी थी? इनको इनकी नौकरी से निकाल दिया गया, बस यही इनकी सजा थी। और इनको नौकरी से निकालने के पश्चात इनको भेज दिया गया, कहा जाओ इंग्लैंड। अच्छा, अंग्रेज भी बहुत दिमागी थे, इनको अगर ना भेजते डायर साहब को तो बहुत भयानक मार मारे जाते डायर। अंग्रेज बड़े होशियार थे कि चलो इनका थोड़ा बहुत गलती है, इनको कहीं यहाँ से निकालो, भगाओ जल्दी इंग्लैंड, नहीं तो इनको जो है काट डालेंगे। तो क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, क्योंकि उस समय जो है 1920 था और 1920 बहुत भयानक था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, इनका दौर था। और ये जाते कहाँ भाग कर, बहुत जल्दी इनको यहाँ से निकाल दिया गया कि निकलो यहाँ से, तुम जाओ इंग्लैंड वापस भाग के। अब इंग्लैंड की जनता क्या करती है कि जब ये जाते हैं इंग्लैंड में तो वहां की जनता इनको तलवार भेंट करती है, कहती बहुत अच्छा काम करके आए हो, जो 3000 लोगों को मार के आए हो, बहुत अच्छा काम करके आए हो। डायर को तलवार भेंट करती है और कहती है तुम बेरोजगार हो गए हो, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुमको पैसे हम देते हैं। तो एक पत्र के माध्यम से इनको 26,000 पाउंड इकट्ठा करके वहां की जनता इनको देती है, डायर को। लेकिन ये बचने वाले नहीं थे। इसी जलियांवाले बाग में एक छोटा सा बालक बच जाता है, जिसका नाम है उधम सिंह। ये बहुत खतरनाक बालक है। उधम सिंह एक छोटा सा बालक इस बाग में बच जाता है, उसको गोली नहीं लगती है, यानी चारों ओर से गोलियां चल रही थी लेकिन फिर भी वो बालक बच जाता है। और बचने के बाद में ये बालक अपना, इनके पूरे परिवार वालों को गोली लग जाता है लेकिन ये बालक बच जाता है। तो इसने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया कि डायर तुम चाहे जहां जाओगे तुम्हें ढूंढ के मारेंगे, तुम अगर जो है नरक में जाओगे वहां फिर तुमको ढूंढ के मारेंगे, चाहे जहां जाओगे, दुनिया किसी कोने में भाग जाओगे। अब ये उधम सिंह, ये डायर निकलने के बाद इनको 26,000 पाउंड दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा पैसा था उस समय, पाउंड में था। अब 26,000 इनको पाउंड दिया गया तो इनका इतना ज्यादा हो गया कि ये पैसे अब ये कितना ज्यादा खर्चा करेंगे, एकदम अय्यासी करने लगे। ठीक, जो होटलों में जाके रहने लगे, एकदम 5 स्टार होटलों में ब्रांडेड पीने लगे एकदम। अंग्रेज सबका तो ऐसे होता ही है, जो पीने वाला गिलास होता है एकदम ऐसे नीचे से पकड़ते हैं, ऐसे उंगली में ऐसे फंसाते हैं, एकदम ब्रांडेड वाला पीते थे। और इधर उधम सिंह भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बड़े होने के पश्चात ये कहा कि हम बदला लेने के लिए, अभी यहाँ पर थोड़ी सी इनकी कहानी समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक, अब ये उधम सिंह यहाँ पर तैयारी करते हैं और तैयारी करने के पश्चात जाते हैं इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जिस होटल में ये आते थे दारू वारू पीने के लिए, यानी बियर, एकदम शराब, ब्रांडेड, दारू नहीं कह सकते हैं उसको, शराब एकदम ब्रांडेड वाइन पीने के लिए आते थे, यानी डिस्को था, बार था, उन लोगों का पता नहीं कौन सा फैशन, वही सब ये लोग आते थे। तो ये गए वहीं पर वेटर की नौकरी की और वहीं पर जो है बंदूक खरीदा एक, और बंदूक जाके बाग में रोक प्रैक्टिस करते थे, बोतल वोतल रख के निशाना लगाते थे बिल्कुल। अब निशाना एकदम बढ़िया से हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया था। डेट थी 1940 का समय था। मारे ये हमला कब करवाए थे यहां पर 1919 में, यानी पूरे 21 साल हो चुके थे। 21 साल बाद इनका बदला लिया जाता है। 1940 में जिस होटल में आते हैं और उसके बाद में इधर से उधम सिंह जाते हैं अपना प्लेट लेकर, गिलास उलास लेकर, और ये एकदम डिस्को में एकदम मस्त होते हैं। और उसके बाद वहां पर बहुत तेजी के साथ उधम सिंह पूछते हैं इनसे, डायर से, जो है डायर कौन है इसमें, इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश ही चलता है। तो हु वाज डायर, डायर एकदम चौंके कि डायर कौन कह दिया, मेरा नाम कौन ले लिया। कहा मैं, आई एम डायर, आई एम यू, मतलब तुम कौन हो। तो इसने कहा आई एम योर एमराज, और निकाल कर अपना पिस्तौल और वहीं पर इनको उड़ा देता है डायर को। और 1940 में डायर की मृत्यु होती है। और डायर की मृत्यु के पश्चात अगर चाहते उधम सिंह तो वहां से चले जाते, लेकिन कहा कि अगर हम भाग जाएंगे तो पूरी दुनिया को ये कैसे पता चलेगा कि भारतीयों ने अपना बदला ले लिया।
और भागे नहीं बल्कि इनको 1940 में ही जाके आगे फांसी हो जाती है और जनरल डायर की हत्या करने के बाद में अब अंग्रेज सरकार की इतनी बड़ी बेइज्जती कि जो व्यक्ति यानी भारत से जाके इंग्लैंड में बैठे वो अपने अधिकारियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, एक व्यक्ति इतने बड़े अधिकारी को जाके इंग्लैंड में मार देता है। अब अंग्रेज कहते हैं ये तो जनरल डायर था ही नहीं, ये तो कोई दूसरा था, वो दूसरा नहीं था, एकदम सही आदमी को एकदम ढूंढ के मारे हैं। ठीक, तो और उसके बाद में इनकी अस्थियां आती है 1974 में भारत में। ठीक, ये लोग अंग्रेज इतना डर जाते हैं, कहते हैं ऊधम सिंह की अस्थियां नहीं देंगे, और उसके बाद में इनकी अस्थियां लाते हैं भारत में 1974 में। 1940 में मारे थे डायर को और 74 में इनकी अस्थियां, इनको फांसी होता है और 1974 में भारत इनकी अस्थियां आता है। ठीक, तो ये था बदला, बहुत भयानक बदला था। कहां जाएंगे भाग के, पृथ्वी भी तो एक छोटा सा गोला है और उस गोले में जाएंगे कहां। जब तक ऊधम सिंह जैसे लोग, ऊधम सिंह जैसे शेर हैं, कोई हमारे ऊपर अगर अत्याचार करता है तो जाएगा कहां भाग के। उसके लिए जमीन के अंदर जाना पड़ेगा या तो जमीन के ऊपर, जमीन पे तो उसको नहीं रहने देंगे। ठीक, वापस चलते हैं अपने सिलेबस पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है, उसके बाद में फिर जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात बहुत सारी जनता जो है सारे लोगों ने एक आंदोलन करते हैं, एक बहिष्कार आंदोलन। बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, बहुत सारे छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, अपना अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिया। हालांकि वो पढ़ाई नहीं छोड़े, वो अंग्रेजी स्कूल छोड़े, कहा कि अब हम अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ेंगे ही नहीं, अब हम भारतीयों के स्कूल में पढ़ेंगे। और भारतीय स्कूल में उन्होंने अपना एडमिशन कराया, भारतीय स्कूल में पढ़ने लगे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसके पश्चात फिर जो है ऐसा महसूस होता है गांधी जी को कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलके एक भयानक आंदोलन किया जाए, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ, कि अंग्रेजों को बिल्कुल हिला के रख दे। तो अब गांधी जी मौके की तलाश में ही थे कि तब तक एक अफवाह फैल जाती है कि तुर्की में जो इस्लामिक आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, खलीफा का पद होता है जो इस्लामिक आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, खलीफा का पद इस्लामिक जगत में सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक, जो कि तुर्की में उस समय उसका पद था। ठीक, अब ये जो है अफवाह फैल जाती है कि तुर्की के साथ जो अंग्रेजों ने जबरदस्ती बहुत कठोर संधि कर दी है, यानी उनका पद ही खत्म करने का प्रयास किया गया है खलीफा का। अब इसका जो है विरोध सब जगह होने लगा, अंग्रेजों का खिलाफत जो है पूरी दुनिया में होने लगा, जहां जहां पर जो मुस्लिम कंट्री थे, अंग्रेज थे, वहां पर इसका खिलाफत होने लगा। अब इसका असर भारत में भी आया, तो खिलाफत आंदोलन अब खिलाफत आंदोलन का असर भारत में भी पहुंचता है और भारत में यहां पर दो प्रमुख नाम हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक, ये दो व्यक्तियों का नाम इसमें सबसे अग्रणी होता है खिलाफत आंदोलन को भारत में शुरुआत करने में। उसके बाद में इस खिलाफत आंदोलन से बहुत सारे बड़े बड़े नेता जुड़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं और गांधी जी ने देखा कि यहाँ पर जो खिलाफत हो रहा है, खिलाफत मतलब असहयोग, असहयोग और खिलाफत दोनों एक ही शब्द है। असहयोग मतलब सहयोग न करना और खिलाफत मतलब अंग्रेजों का खिलाफत करना, यानी उनके साथ नहीं, अगर अंग्रेज इस दिशा में है तो इस दिशा में, यानी खिलाफत करो। ठीक, तो खिलाफत, अंग्रेजों का खिलाफत हो रहा था, तो अब गांधी जी ने सोचा ये बढ़िया अवसर है, क्यों ना खिलाफत आंदोलन को एक व्यापक तरीके से सारे लोगों को एक साथ मिला के और अंग्रेजों का यहीं से खिलाफत करते हैं। अब ये बढ़िया अच्छा अवसर मिल गया, तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं और खिलाफत आंदोलन भारत में जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। ठीक,
और ये मुख्य रूप से था तुर्की में जो इस्लामिक आध्यात्मिक गुरु खलीफा का पद समाप्त करने का अंग्रेजों ने प्रयास किया था और उसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक, यानी ऐसी अफवाह उड़ाई जाती है कि खलीफा के साथ बहुत कठोर संधि करते हैं अंग्रेज। ठीक, गांधी जी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर पाया। कहा, कांग्रेस ने सितंबर 1920 में अपने कलकत्ता सत्र में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने कुछ रणनीतियां तैयार की, जैसे आंदोलन में लोगों के द्वारा खिताब यानी सम्मान और मानद पदों के आत्मसमर्पण के साथ शुरू करना पड़ा। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, ब्रिटिश न्यायालय और विधान सभाओं, स्कूल और कॉलेज और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार या जो बहिष्कार करने की योजना बनाई गई। खिलाफत आंदोलन में ही बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का खिलाफत मतलब चालू कर दिया, असहयोग करना यानी खिलाफत करना चालू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी दफ्तर छोड़ दिए, बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, बहुत सारे छात्रों ने अपना अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिया। जो अभी बताए हैं चौराचौर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो वो यही घटना है कि खिलाफत आंदोलन जो कि ये भी 1919 में ही था। ठीक, यानी 1919 की ये योजना है, 1920 में ये चला। ठीक, ये 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और खिलाफत आंदोलन, लगभग ये समकालीन घटनाएं हैं। अब समकालीन घटना, अब जो घटनाएं यहां पर घटित होंगी उसका असर यहां भी होगा। ठीक, तो इसी खिलाफत आंदोलन के चलते बहुत सारे लोगों ने जो अंग्रेजों का खिलाफत किया, नौकरियां छोड़ दी, दफ्तर छोड़ दिए और छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। सरकार के दमन के मामले से सबने अवज्ञा आंदोलन, आगे एक आंदोलन का भी विचार आया और आगे चलकर खिलाफत आंदोलन ही दिसंबर 1920 में, जो कि ये 1920 के शुरुआती दौर में खिलाफत आंदोलन था, लेकिन जब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए, यानी गांधी जी का अब तक का 1920 तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है खिलाफत आंदोलन। और 1920 में यानी दिसंबर 1920 में यही खिलाफत आंदोलन का नाम बदलकर इसको कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक, असहयोग आंदोलन, यही खिलाफत आंदोलन आगे चलकर असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। जो घटनाएं यहां घटित होती हैं वो सारी घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं। और असहयोग आंदोलन ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो दिसंबर 1920 में, ठीक, या 1920 में, ठीक, ऐसे आता है। या तो दिसंबर पूछेगा या तो 1920 डायरेक्ट डेट पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1920 में। ठीक, असहयोग आंदोलन को लिखने के लिए भी 5 नंबर में एग्जाम में आते हैं कि असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन लिखेंगे तो खिलाफत को नहीं भूलेंगे, क्योंकि खिलाफत आएगा तो पहले खिलाफत लिख के लास्ट में असहयोग लिखना है। असहयोग आएगा तो पहले थोड़ा सा असहयोग आंदोलन की हेडिंग और फिर थोड़ा सा असहयोग के बारे में, वापस फिर इन दोनों घटनाओं को याद रखो, चाहे जो आए लिखना दोनों है, क्योंकि दोनों के संबंध एक दूसरे का, केवल नाम बदला गया है। ये पहले खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। ठीक, तो असहयोग खिलाफत का ही नाम बदल के असहयोग आंदोलन कर दिया गया है। तो एग्जाम में चाहे ये आता है चाहे ये आता है, जो पहले आता है उसको पहले हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, बाकी वही पूरा लिखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन 1 उत्तर। ठीक, बढ़िया सवाल, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का केवल 1 उत्तर है, खिलाफत आए या असहयोग। इसमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। खिलाफत पूछता है तो थोड़ा खिलाफत का जो मैटर है वो आगे रखेंगे, बाकी वही घटना। अगर असहयोग आता है तो इसका थोड़ा सा मैटर रखेंगे आगे कि ये प्रारंभ कब होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में, खिलाफत आंदोलन का ही एक परिवर्तित रूप असहयोग आंदोलन है और असहयोग आंदोलन का विकास लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में असहयोग आंदोलन
और इसमें एक नंबर में और क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ। ठीक, तो अभी वो आगे चलकर एक घटना घटित होती है चौरा चौरी हत्याकांड की, तो वो सारी घटनाएं हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल असहयोग आंदोलन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए और इसको नोट्स बनाते रहिए, और जो नहीं समझ में आता है उसको तुरंत पूछिए, कमेंट करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो वहीं छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो उसको जरूर पूछिए। ठीक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।